हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कौन सी ऐसी चिड़िया है जो घोंसला नहीं बनाती है, इत्र क्या है, और भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो इत्र के लिए मशहूर है। इसके अलावा मधुबनी डिज़ाइन क्या होती है और ये क्यों प्रसिद्ध है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फूलों की घाटी क्या है और फूलों की घाटी कहाँ पे है। फूलों की घाटी यानी कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल पाए जाते हैं। तो इन फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो हमारे उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था, जो बाद में अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है, और इसका जो सीधा सीधा जो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी भारत के किस हिस्से में या किस राज्य में पाई जाती है। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया है मधुबनी डिजाइन से। तो मधुबनी डिजाइन क्या होती है? मधुबनी डिजाइन होती है, जैसे बिहार में एक जिला है मधुबनी, मधुबनी नाम का एक जिला है बिहार में, और उस बिहार में ये डिजाइन बनाई जाती है जिससे हम लोग मधुबनी डिजाइन कहते हैं। मधुबनी डिजाइन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे इंसानों के, जानवरों के, पेड़ों के, फूलों के और अन्य कई जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। और ये सब चित्र जो होते हैं कुछ विशेष मौके पर बनाए जाते हैं, जैसे चाहे वो खुशी का कोई मौका हो या कोई त्यौहार हो, इन त्योहारों पे मधुबनी डिजाइन बनाई जाती है। इसके जो मधुबनी डिजाइन जो होती है वो मधुबनी डिजाइन बनाने में पीसे हुए चावल में कुछ रंग मिलाया जाता है, और उसी रंग के माध्यम से हम लोग वहाँ पे मधुबनी डिजाइन देखते हैं बना हुआ। यानी कि पीसे हुए चावल का घोल होता है और उसमें जब रंग मिला देते हैं तो मधुबनी डिजाइन बन जाती है। और उसमें रंग कौन से मिलाए जाते हैं? तो जो रंग मिलाए जाते हैं वो रंग बनते हैं नील से, या तो नील का बना होता है, या हल्दी का बना हुआ होता है, या फूलों से बनाया जाता है। यानी कि मधुबनी डिजाइन में जो रंग उपयोग किए जाते हैं वो या तो नील के बने होते हैं, या हल्दी के बने होते हैं, या फूलों के बने होते हैं। तो ये रहा हम लोगों का मधुबनी डिजाइन। मधुबनी डिजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि पीसीएस स्तर तक, आईएएस स्तर तक के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सीटेट के पेपर में है और एनसीईआरटी कक्षा 4 की सीटेट में मधुबनी डिजाइन का जिक्र किया गया है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना रहती है। इसलिए इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। मधुबनी डिजाइन कहाँ पे बनती है? बिहार में, और मधुबनी जिला कहाँ पे है? ये भी बिहार में ही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा है फूलों का उपयोग। फूलों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? फूलों का कई जगह उपयोग होता है। सबसे पहला जो उपयोग होता है फूलों का वो है खाने में। यानी कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनको कि खाने में उपयोग किया जाता है। तो उन फूलों में है कचनार। जो कचनार के फूल होते हैं, इन फूलों को सब्जी बना करके खाया जाता है। केले के जो फूल होते हैं, केले की फूल की भी सब्जी बनती है, और सहजन के फूल की भी सब्जी बनाई जाती है। तो फूलों का जो उपयोग है सबसे पहले है खाने में, यानी कि खाने में फूलों का उपयोग कर सकते हैं, उसका सब्जी बना करके। इसके अलावा फूलों का दवा बनाया जाता है। फूलों का दवा जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी का कान दर्द होता है तो गेंदे का जो फूल होता है, तो गेंदे के फूल की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को पीस करके उसमें से रस निकाला जाता है, और उसी रस को कान में डाल दिया जाता है। इस तरह व्यक्ति का जिस भी व्यक्ति का कान दर्द होता है वो सही हो जाता है। यानी कि उस गेंदे का जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में ऐसी विशेषता पाई जाती है जो कि किसी व्यक्ति के कान के दर्द को ठीक कर देता है। और कुछ फूल ऐसे होते हैं
जैसे गुलाब के फूल से गुलाब जल बनाया जाता है और गुलाब जल का प्रयोग हम लोग बहुत कई मौकों पे करते हैं। इसके अलावा फूलों का जो उपयोग होता है खुशबू व रंग में होता है, यानी कि खुशबू प्राप्त करने के लिए फूलों का उपयोग किया जाता है और रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। खुशबू जैसे कि हम लोगों को अगर किसी तरह की खुशबू अगर चाहिए, जैसे मान लीजिए कि गेंदे के फूल की खुशबू चाहिए तो हम लोग गेंदे लेकर के अगर उसको सूंघेंगे तो खुशबू हम लोगों को मिल जाएगी। चाहे अगर हम लोगों को गुलाब का खुशबू चाहिए या फिर बेल के फूल की खुशबू चाहिए तो फूलों से जो ही प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा उसका जो रंग होता है वो रंग भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो खुशबू और रंग के लिए दो मेन जो फूल हैं मुख्य रूप से वो गुलदाउदी है और जिनिया है। गुलदाउदी और जिनिया, इन फूलों का उपयोग रंग के लिए किया जाता है। इसके बाद फूलों का जो उपयोग होता है वो त्योहार व शादी के कार्यों में किया जाता है। शादी में जैसे जयमाल होता है, जयमाल कार्यक्रम में भी फूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों को सजाने में किया जाता है, घरों को सजाने में किया जाता है और जो मंडप बनता है उस मंडप को सजाने में भी फूलों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी फूलों का उपयोग किया जाता है। हम लोगों के यहाँ जब कोई पूजा होता है पूजा पाठ में भी फूलों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो फूल भगवान के नाम पे अर्पित किया जाए या फिर किसी महात्मा संत पुरुष के गले में पहनाया जाए। तो फूलों का उपयोग बहुत जगह और बहुत सारे लोग अधिक से अधिक कामों में करते हैं। इसके बाद फूलों का इत्र बनाया जाता है। सबसे इसका महत्वपूर्ण गुण होता है फूलों का कि उसका इत्र बनाया जाता है। इत्र यानी कि एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो अगर हम लोग अपने शर्ट पे या अपने शरीर पे अगर उसको छिड़क लें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, उसे इत्र कहते हैं। और इत्र का उपयोग हम लोग विभिन्न मौकों में जैसे शादियों में या फिर कोई किसी तरह का फंक्शन होता है, बर्थडे वगैरह होता है, उसमें सभी लोग अपने वस्त्रों पर छिड़क करके इसका उपयोग करते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही जानदार होती है और लोग बहुत ही इसको लगा करके खुश हो जाते हैं। तो इत्र जो होता है फूलों से ही बनता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कन्नौज। कन्नौज में इत्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि इत्र को कन्नौज में बनाया जाता है और कन्नौज प्रसिद्ध ही इत्र के लिए है। यानी कि कन्नौज में इत्र बनता है और इसी कारण से कन्नौज को पूरे देश में लोग जानते हैं। यानी कि कन्नौज का अगर नाम ले लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि वहां पे इत्र की बात चल रही है। तो कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग जो एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर पढ़ते हैं वो उन चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। तो दो तीन ऐसे टॉपिक हैं, तीन ऐसे पार्ट हैं जिसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक आध दो जो फैक्ट हैं उन सबको याद रखना जरूरी है। जैसे डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जो होता है ये एक स्थान है। डेरा गाजी खान एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हमको बस इस पॉइंट से बस इतना ही याद रखना है कि डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, और सोहना गांव कहाँ स्थित है, हरियाणा में। तो ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि मिट्टी में अगर गोबर डाल करके लिपाई किया जाए तो उस जगह पे कीड़े नहीं लगते हैं। ये गोबर की विशेषता होती है कि अगर इसको मिट्टी में डाल करके अगर कहीं लिप दिया जाए कोई जगह तो वहां पे कीड़े नहीं लगते हैं। इस चीज को भी हमें याद रखना चाहिए, एक आध बार इससे क्वेश्चन आया भी है। इसके बाद पानी को साफ करने का तरीका। तो पानी को साफ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पानी को उबालना। अगर हम लोग पानी को उबाल लें और पानी को उबालने के बाद अगर हम लोग उसका पीने में उपयोग करें तो वो पानी बहुत ही कीटाणुओं से रहित होता है, यानी कि उसमें कीटाणु नहीं होते हैं और बिना कीटाणु का वो पानी हो जाता है। सभी कीटाणु सारे जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर पानी को अगर हम लोगों को यूज करना है पीने के लिए तो सबसे पहले हमें पानी को उबाल लेना चाहिए।
इसके बाद एक स्थान है बेलबनिका। बेलबनिका एक गांव है जो कि कर्नाटक में स्थित है। जैसे हम लोग डेरा गाजी खान, सोहना गांव और बेलबनिका, ये तीन चीजें हैं, डेरा गाजी खान, सोहना गांव और बेलबनिका गांव। इन तीनों को हमें सिर्फ याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो बेलबनिका गांव जो है वो कर्नाटक में स्थित है, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है और सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा कुछ उपकरण हैं, इन उपकरणों के बारे हम लोग जान सकते हैं। जैसे ये जो उपकरण है, खूंटी है, कुरगे है और इलगे है, ये कर्नाटक में इन उपकरणों को उपयोग किया जाता है और यहाँ पे इनका ये विशेष नाम है। जैसे हम लोग कुदाल जो उपयोग करते हैं अपने खेतों को कोड़ने के लिए, उस कुदाल को हम लोग कर्नाटक में अगर जाएंगे तो वहाँ पे इसी को खूंटी कहा जाता है। और एक कुरगे यंत्र होता है, एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग फसल की बुआई करते हैं। यानी कि कुरगे जो होता है एक हल के जैसा उपकरण होता है, लेकिन उस हल में ऊपर से एक पाइप होती है जो नीचे तक जाती है और उसी में अनाज को गिराया जाता है धीरे धीरे करके, और वो अनाज जो है जमीन में धंसते हुए चला जाता है और वो बीज के रूप में फिर जमता है और उससे नया पौधा निकलता है। तो ये एक बुआई का यंत्र है, बीज बोने का एक यंत्र है कुरगे, जो कि कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इलगे एक यंत्र है जिससे काटने का कार्य किया जाता है। जैसे हम लोग इसको पांसुल कहते हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं अधिकतर सभी लोग इसको पांसुल कहते हैं। तो इलगे जो है एक यंत्र है जो कि काटने के काम में आता है। तो ये तीन उपकरण हैं, इन तीनों उपकरणों के बारे में हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा पक्षियां और उनके घोंसले, पक्षियों और उनके घोंसलों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कलचीड़ी। कलचीड़ी एक चिड़िया है जिसको हम लोग इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, इंडियन रॉबिन। कलचीड़ी जिसका नाम है, ये अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में जो खाली जगह बचता है। अगर जहाँ पे खूब बहुत सारे पत्थर हों और उन पत्थरों के बीच में अगर खाली जगह हो तो उन्हीं खाली जगह पे एक कलचीड़ी नाम की एक चिड़िया है जो कि घोंसले बनाती है। इसके घोंसले में ऊन होता है, इसके बाद बाल होता है, रुई होता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे और मुलायम नरम पदार्थ का उपयोग करके उन घोंसलों को बनाती है। और इसका जो बिस्तर होता है, यानी कि इसका जो घोंसला होता है बहुत ही आरामदेह होता है। तो ये जो कलचीड़ी चिड़िया है, इस चिड़िया का जो घोंसला होता है वो पत्थरों के बीच में खाली जगह में बनता है। इसके बाद कौवा, कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि ऊंचे पेड़ के ऊंची डालियों पे, जो सबसे ऊंची डाली होती है उस डाली पे कौवा अपना घोंसला बनाता है। और इसके बाद नंबर आता है कोयल। देखिए कौवा और कोयल दोनों एक ही कलर के होते हैं, कौवा और कोयल दोनों एक ही कलर के होते हैं। लेकिन जो कोयल होती है एक ऐसी पक्षी होती है जो कि घोंसला नहीं बनाती है। कोयल एक ऐसी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है। ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा जो होता है कोयल के अंडे को सेने का कार्य करता है। यानी कि कोयल इतनी चालाक होती है कि वो अपना अंडे के लिए अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कौवे के घोंसले को ही उपयोग करती है और उसी में अंडे देती है और उसी कौवे से सेने का कार्य कराती है और अपने कुछ नहीं करती। यानी कि बहुत ही आराम पसंद है ये, न घोंसला बनाएगी न अंडे सेएगी, सिर्फ अंडे देती है और वो भी कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार एक परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद फाख्ता, फाख्ता जो होता है एक कबूतर की प्रजाति का ही होता है जो कि सफेद कलर का होता है। फाख्ता, फाख्ता जो होता है वो कैक्टस के कांटों और मेहंदी के जो मेड़ होते हैं, यानी कि मेहंदी के बीच में मेहंदी का जो पौधा झाड़ी होता है उसी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के कांटों में और मेहंदी के झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता।
इसके बाद गौरैया, गौरैया को हम सब लोग जानते हैं। गौरैया जो है हम लोगों के घरों में रहती है अक्सर करके, घरों के आसपास या फिर घरों में ही, ये या तो खिड़की के ऊपर या फिर आईने के पीछे, या फिर हम लोगों में जो पुराना घर होता था, मिट्टी का घर होता था, तो मिट्टी के घर में जो खपड़ेल होता था उसी खपड़ेल के नीचे भी ये घोंसला बना लेती थी। इसके अलावा झप्पड़ जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी में भी ये घोंसला बना लेती है। तो गौरैया जो होती है वो सामान्य मानव के साथ ही रहती है और उन्हीं के आसपास में ये घोंसला बनाती है। इसके बाद नंबर है कबूतर का। कबूतर जो होता है ये अपना घोंसला बनाता है जो पुराने मकान होते हैं या खंडहर वगैरह होते हैं, उन खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। इसके अलावा बसंत गौरी, बसंत गौरी एक ऐसी पक्षी होती है जो पेड़ के तनों को गहरा खोद देती है और उसी तने में अपना घोंसला बनाती है। तो अगर पूछा जाए कि पेड़ के तने में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो वो बनाती है बसंत गौरी। इसके बाद है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया यानी कि एक ऐसी चिड़िया जो कि दर्जी का काम करती है, उसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं। दर्जिन चिड़िया जो होती है पत्तों को सीलने का कार्य करती है, पत्तों को सील देती है और पत्तों को 2-3 पत्तों को एक में सील करके उसी को घोंसला का रूप दे देती है और उसी में अपने जा करके अंडे देती है। तो पत्तियों का घोंसला बनाती है, वो है दर्जिन चिड़िया। इसके बाद शक्कर खोरा। शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी में अपना घोंसला बनाता है। नंबर 10 में मैंने लिखा है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी में जो नर होते हैं, जो नर बीवर होते हैं, वो घोंसला बनाने का कार्य करते हैं। यानी कि सभी जो नर होते हैं वो मिलकर के घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीवर होती है, जो सबसे अच्छा घोंसला होता है वो सभी घोंसलों को देखेगी, चेक करेगी और जो सबसे अच्छा घोंसला होगा उसी में जाकर के अंडे देती है। तो इस चिड़िया का विशेषता होता है कि सभी से अच्छे घोंसले में जाकर के अंडे देती है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद है पक्षियों के पंजे। तो जो पक्षियों के पंजे होते हैं, पक्षियों के पंजों का कई तरह का कार्य होता है। कुछ कार्य होता है पकड़ने के लिए होता है, कुछ होता है पेड़ पे चढ़ने के लिए होता है, कुछ दौड़ने के लिए होता है। कई तरह के पंजे होते हैं और अलग अलग डिजाइन के बने हुए होते हैं। तो इन पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो उनके कार्यों के आधार पे बने हुए होते हैं। इसके बाद पक्षियों के चोंच। पक्षियों के चोंच जो होते हैं वो उनके खाने के आधार पे होते हैं। इसके बाद आता है गाय, गाय के दांत। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है गाय के दांत। तो जो गाय के दांत होते हैं वो आगे के जो दांत होते हैं उसके छोटे होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि घास को काटने का कार्य करते हैं। आगे वाले दांत से गाय जो है घास को काटती है और जो पीछे के जो दांत होते हैं वो बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। तो उस बड़े और चपटे दांतों से वो चबाने का कार्य करती है। इसके बाद बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं और काटने और फाड़ने के लिए होते हैं। क्योंकि बिल्ली जो है मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो ये अगर इसको हम लोग दूध और भात दे देंगे तो उसको भी खा लेगी, खीर भी खा लेती है, दूध पी जाती है। इसके बाद क्या बोलते हैं दही पी जाती है। इसके अलावा इसमें जो अधिकतर जो गुण होते हैं वो मांसाहारियों के होते हैं। तो मांसाहारियों की तरह इसके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं और चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो सांप के दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं लेकिन वो सांप के दांत जो होते हैं वो काटने और फाड़ने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये दांतों का उपयोग नहीं करता है भोजन को खाने में। ये भोजन को सीधा सीधा निगल जाता है, पूरा का पूरा भोजन जो है निगल लेता है। चाहे वो गिलहरी हो, चाहे चूहा हो, कि कोई भी अगर इसको जीव जंतु छोटा मोटा मिल जाता है तो उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। इसके बाद जो गिलहरी के दांत होते हैं, तो गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत की विशेषता होती है कि वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और गिलहरी क्या करती है कि वस्तुओं को कुतरने का कार्य करती है, यानी काटती रहती है, जिससे उसके दांत जो होते हैं घिसते जाते हैं। एक तरफ से अंदर से उसके दांत बढ़ते हैं और बाहर से किसी चीज को काटती रहती है, जिससे इसके बाहर के जो दांत होते हैं
ऊपरी हिस्सा उसका जो होता है घिसता रहता है और खत्म होता रहता है। अगर वो काटना बंद कर दे तो इसके दांत जो होते काफी बढ़ जाएंगे। इसके बाद मनुष्य के दांत। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं और 16 दांत ऊपर होते हैं। और मनुष्य के दूध के जो दांत होते हैं, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20 दूध के दांत होते हैं। तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक पर्यावरण अध्ययन सीटेट के लिए, और इसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम लोगों ने समझा है। उम्मीद है ये चैप्टर, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा।